नमस्ते। हर सांस जो हम लेते हैं उसके पीछे एक अदृश्य शक्ति हमें जिंदा रखती है। तो आज हम उसी शक्ति के सोर्स की कहानी सुनेंगे। ये कहानी है हमारे हर सेल के अंदर मौजूद एक छोटे से लेकिन बहुत ही शक्तिशाली इंजन की, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जरा सोचकर देखिए, हमारे शरीर के हर एक सेल के अंदर हजारों पावर प्लांट्स छुपे हुए हैं, हजारों, जो लगातार एनर्जी बना रहे हैं। आखिर ये हैं क्या और इनकी शुरुआत हुई कहाँ से? चलिए पर्दा उठाते हैं इस रहस्य से। तो इस कहानी का पहला हिस्सा वो शुरू होता है इतिहास में। चलिए उस समय में चलते हैं जब साइंटिस्ट ने पहली बार इन अनजान सी चीजों को देखा था। ये बात है 1800s की, जब साइंटिस्ट ने पहली बार माइक्रोस्कोप से सेल्स की दुनिया में झांका तो उन्हें कुछ अजीब सा दिखा। उन्हें सेल्स के अंदर छोटे छोटे धागों और दानों जैसी चीजें तैरती हुई नजर आईं। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये आखिर हैं क्या। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ी खोज की शुरुआत हो चुकी थी। और इसका नाम रखने की कहानी भी अपने आप में एक दिलचस्प सफर है। देखिए, 1880 में एल्बर्ट फॉन कॉलिकर ने इन्हें देखा और कहा सार्कोसोम्स। फिर 1882 में वॉल्टर फ्लेमिंग आए, उन्होंने कहा ये फिला हैं। 1894 में रिचर्ड एल्टमन ने इन्हें बायोब्लास्ट्स का नाम दे दिया। अलग अलग नाम मिलते रहे और फिर आखिरकार 1898 में कार्ल बेंडा ने दो ग्रीक शब्दों को जोड़ा, मिटोस जिसका मतलब है धागा और चॉन्ड्रियन यानी दाना, और इन दोनों से मिलकर बना वो नाम जिसे हम आज जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इनकी खोज कैसे हुई। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इनके अंदर झांक कर देखते हैं, आखिर ये अंदर से दिखते कैसे हैं। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल लेयर्ड ऑर्गेनेल है। अब ऑर्गेनेल का मतलब सीधा सा है सेल के अंदर का एक छोटा सा अंग। तो इसके पास दो सुरक्षा की परतें हैं जिन्हें हम मेम्ब्रेन्स कहते हैं, और इन दो लेयर्स की वजह से इसके अंदर 5 अलग अलग हिस्से बन जाते हैं। और मजे की बात ये है कि ये दोनों मेम्ब्रेन्स एक दूसरे से बहुत अलग हैं। पहले बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन की। ये बिल्कुल स्मूथ, एकदम चिकनी होती है। इसमें पोरिन नाम के प्रोटीन से बने चैनल्स हैं, सोचिए जैसे दरवाजे। इनसे न्यूट्रिएंट्स और एटीपी जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स आसानी से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल अलग है। वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें कई मोड हैं और वो एक सख्त गार्ड की तरह काम करती है। बहुत चुनिंदा चीजों को ही अंदर आने की परमिशन देती है। इनर मेम्ब्रेन के जो ये मोड है ना, इनका एक स्पेशल नाम है, क्रिस्टे। और इन मोड्स का एक बहुत खास मकसद है, ये सरफेस एरिया को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब इसका क्या फायदा? सोच के देखिए, जैसे एक फैक्ट्री में जितनी ज्यादा जगह हो उतना ज्यादा काम हो सकता है। ठीक उसी तरह ये एक्स्ट्रा स्पेस एनर्जी बनाने वाली मशीनरी के लिए ज्यादा जगह देता है। सिंपल। और अब चलते हैं बिल्कुल सेंटर में। इसके आंतरिक हिस्से में एक जेल जैसा फ्लूइड भरा होता है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कुछ और नहीं बल्कि प्रोटीन्स और जरूरी एंजाइम्स का एक बहुत ही गहरा मिश्रण है। ठीक है, तो अब हमने इसका स्ट्रक्चर तो समझ लिया है। अब उस सवाल पर आते हैं कि ये अद्भुत इंजन आखिर करता क्या है, इसे सेल का पावर हाउस कहते क्यों हैं। चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, एटीपी से। इसका पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको आप सेल की एनर्जी करेंसी समझ लीजिए। यह एक हाई ग्रेड फ्यूल। हमारी हर हरकत, चाहे वो मसल का मूवमेंट हो, नर्व का सिग्नल भेजना हो या फिर सेल्स का बढ़ना हो, हर चीज को पावर इसी एटीपी से मिलती है। तो सवाल ये है कि ये बनता कैसे है। बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ। स्टेप 1, हमारे खाने से जो फ्यूल मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर जाता है। स्टेप 2, फिर उसकी इनर मेम्ब्रेन पर केमिकल रिएक्शंस की एक पूरी सीरीज चलती है। इसका टेक्निकल नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और स्टेप 3, इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जिसका इस्तेमाल ढेर सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने में किया जाता है। और पता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हर सेल में एक जैसी नहीं होती। ये सेल की एनर्जी की जरूरत पर डिपेंड करता है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ oocytes जैसे सेल्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। उनमें 3 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। 3 लाख! ये नंबर ही दिखाता है कि ये पावर प्लांट्स कितने जरूरी हैं। चलिए अब हम इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर आते हैं।
ये कहानी है इस ऑर्गेनेली के एवोल्यूशन की, इसकी उत्पत्ति की। 1 मिनट के लिए सोचिए। इस ऑर्गेनेल के पास अपना खुद का डीएनए है, अपने खुद के राइबोसोम्स हैं, और ये खुद को 2 हिस्सों में बांटकर अपनी संख्या बढ़ाता है। क्या ये सुनकर किसी और जीव की याद आती है, जैसे कि एक बैक्टीरिया? बिल्कुल सही सोचा। और यहीं पर आती है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? ये बताती है कि अरबों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया आज़ाद घूमने वाले बैक्टीरिया हुआ करते थे। फिर एक दिन एक बड़े होस्ट सेल ने इसे निगल लिया, लेकिन उसे पचाने के बजाय दोनों ने एक पार्टनरशिप कर ली, एक ऐसी दोस्ती जिससे दोनों को फायदा हुआ, और वो पार्टनरशिप आज तक कायम है। और सुनिए, ये सिर्फ एक अनुमान या कहानी नहीं है, इसके बहुत ठोस सबूत है। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए गोल होता है, बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह। दूसरा, इसके राइबोसोम्स का साइज भी बैक्टीरियल राइबोसोम्स जैसा ही है। तीसरा, इसकी इनर मेम्ब्रेन की बनावट भी एक बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जैसी है। और तो और, ये फिजन के जरिए रेप्लिकेट करते हैं, बिल्कुल जैसे बैक्टीरिया करते हैं। और सबसे आखिर में, कुछ एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया पर असर करते हैं ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया पर भी असर दिखाते हैं। ये सारे सबूत उसी पुरानी दोस्ती की तरफ इशारा करते हैं। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जब भी हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर मौजूद ये छोटे छोटे पावर हाउस सिर्फ एनर्जी नहीं बनाते, वो एक कहानी सुनाते हैं। हमारे हर सेल के अंदर एक आज़ाद जीव और एक होस्ट के बीच हुई अरबों साल पुरानी दोस्ती की कहानी छिपी हुई है। एक ऐसी दोस्ती जिसने इस धरती पर जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।